नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। वक्त आपकी फेवरेट शो जनमत का हो चुका है, वो मंच जहां पर उन खबरों से हम आपको बाखबर कराते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और उन खबरों पर आप सीधे अपनी भागीदारी दे सकते हैं, क्योंकि उन खबरों से जुड़े हुए सवाल हम आपसे सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पूछते हैं, जिनका जवाब आप जनमत में देखेंगे। तो चलिए जनमत के सफर को शुरू करते हैं और आपको खबरों से बाखबर कराते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस मन की बात की जिसका मन देश की 140 करोड़ आबादी से निरंतर जुड़ गया है, और उस मन की बात के लिए देश लगातार इंतजार करता है। आज का दिन बहुत खास, संडे का दिन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में दरअसल जन की ही बात करते हैं, और इसीलिए मैंने जन की बात कहा। मन की बात में आज खास तौर से इस कार्यक्रम के माध्यम से जब प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद किया, तो सबसे पहले उन्होंने बिरसा मुंडा, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद जी की आने वाली जयंती पर महान आत्माओं को नमन किया। इसके बाद उन्होंने भारत में गेमिंग स्पेस के तेजी से विस्तार, मेड इन इंडिया और एनिमेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की। मोदी ने खतरनाक रूप ले रहे डिजिटल अरेस्ट पर भी प्रकाश डाला और लोगों को इससे बचने के उपाय भी बताए। कैसे बच सकते हैं आप इन तमाम चीजों से, इसका प्रयास कैसे किया जा सकता है, इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में खुलकर संवाद किया। पीएम मोदी के मन की बात का ये 115वां संस्करण था, 115वां एपिसोड था। मन की बात के इस 115वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के शिकार लोगों में हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल हैं। डर के कारण लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए लाखों रुपए तक गंवा दिए हैं। अगर आपके पास भी कभी ऐसा कोई फोन आए तो आपको डरना नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी कभी भी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह की पूछताछ नहीं करती। महत्वपूर्ण बात आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से की है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, और इन केसेस में ज्यादातर वो लोग फंस जाते हैं जो जानकारी का अभाव रखते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी पूछताछ डायरेक्टली डिजिटली नहीं होती है, सामने से जब कभी भी पूछताछ होती है तो इसके लिए आपको सामने से शरीर प्रेजेंट होना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है। अब इसी पर क्योंकि प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बात कही है, तो प्रधानमंत्री जब बात कहते हैं तो उस बात का प्रभाव होता है, प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाता है। तो इसी पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई। भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने मन की बात कार्यक्रम पे कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक आशावादी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्रगतिशील भारत का भी परिचय दिया, जहां उन्होंने भारत के बच्चों को गेमिंग और एनिमेशन की दुनिया से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही आज उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में भी सचेत किया। और इसी पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को जन जागरूकता का अभियान बना दिया, और इसीलिए उन्होंने साइबर अपराध के तथ्य भी प्रस्तुत किए ताकि जनता इससे बच सके, जनता इससे जागरूक हो। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट आज एक बड़ी चुनौती बन गया है। जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है उन पर सरकार और हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि आम लोग इसके शिकार ना हो सकें। अक्सर ये रिपोर्ट आ रही है कि लोगों को फेक कॉल्स आते हैं, लोग इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि लोगों में इस बारे में जागरूकता का, जन जागृति का अभाव है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का भी रिस्पॉन्ड आया है इस पर। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जनता से संवाद किया है। मैं प्रदेशवासियों से ऐसे सभी मुद्दों पर सचेत रहने की अपील करता हूं। ऐसी बहुत सारे रिएक्शंस थे, ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के बाद सामने आई है, क्योंकि मन की बात का उद्देश्य ही उन बातों को देश के सामने रखना, उस संवाद को देश से करना जो देश में एक जन जागृति पैदा करे, जो अवेयरनेस लेकर आए
और साथ ही साथ बदली हुई तस्वीर जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, उस बदली हुई तस्वीर में जागरूकता के साथ देश जुड़ सके, इसी उद्देश्य से मन की बात का इसकी शुरुआत की गई थी। और आज खास तौर से डिजिटल अरेस्ट या डिजिटल फ्रॉड को लेकर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। नहीं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसा है मुद्दा जो मुझे लगता है एक चुनौती है आज के दौर में। जिस तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं उन फ्रॉड्स पर सरकार को और हम सबको पूरा ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए ताकि आम लोग जो बिल्कुल ही इनोसेंट हैं वो इसके शिकार न हो जाएं। अक्सर कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फेक कॉल्स आते हैं और वो हार्ट अटैक तक हुआ है, लोगों को झांसे में आ जाते हैं। आज मैं मन की बात सुनने के लिए देवनगर मंडल में आई हूँ, करोल बाग जिले में, और यहाँ पर आकर अपने साथी स्थानीय निवासियों के साथ मन की बात देखने का अवसर मिला है। मन की बात बहुत ही आशावादी कार्यक्रम है। आज देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अब एक जन आंदोलन बन गया है। लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो हनले में जो टेलीस्कोप है उसको देखकर एकदम गौरव का अनुभव होता है, क्योंकि वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का परिचय देता है। इसी के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच यानी एक प्रोग्रेसिव भारत से परिचित भी करवाया, जहां भारत के बच्चों को एनिमेशन और गेमिंग की दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करा। आज उन्होंने सचेत भी करवाया डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के लिए। सोचो, रुको, सोचो और एक्शन लो, ये मंत्र हम सबको याद भी करना है। और मुझे लगता है इसके बारे में अपनी कम्युनिटीज में ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाना भी है ताकि लोग सचेत हों, अवगत हों और इस फ्रॉड के शिकार ना हों। त्योहार आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है त्योहारों के लिए, जिससे देश आर्थिक रूप से और सुदृढ़ होता है, वो है वोकल फॉर लोकल। आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपने त्योहारों में स्थानीय दुकानदारों और कारीगरों से खरीदी हुई चीजों का इस्तेमाल करिए। जनता को जागरूक करने का अभियान भी बना दिया। आज साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम जैसे होता उसके जो सारे तथ्य थे वो उन्होंने सामने रखे ताकि जनता उससे बच सके। कई बार भोले भाले लोग ठगे जाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के दिल की चिंता देखिए आप कि वो स्वयं मन की बात के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मत फंसना, रुको, सोचो, एक्शन लो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज पूरे देश की जनता, प्रदेशी जनता के सामने रखे हैं। जैसे जो साइबर फ्रॉड है, जो डिजिटल अरेस्ट का मामला प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, बहुत ही जानकारी देने वाला था। प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, ऐसे सभी फ्रॉड लोगों से सचेत रहें, सोचें। तो प्रधानमंत्री ने सजग किया है, जागरूक किया है, जन जागृति है और आपको अवेयर होने की जरूरत है। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से जनता से संवाद करते हुए बताया है कि डिजिटल फ्रॉड का शिकार नहीं होना है, उससे डरना नहीं है। कुछ जानकारियां जुटाइए और उन जानकारियों के आधार पर अपने आप को इस फ्रॉड का शिकार होने से बचाइए। और मन की बात में कही हुई बात जब कभी भी कही जाती है वो एक उद्देश्य के साथ कही जाती है। उद्देश्य सीधा होता है, जनता जागरूक हो और जन जागृति के साथ उन तमाम चीजों से लड़ सके जो इस देश के विकास में घातक हैं, रोड़ा पैदा कर रहे हैं, और इसलिए अवेयर होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। धधक रहा है, आज भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ईरान इजराइल युद्ध की बात कर रहे हैं, जहां पर ईरान के हमले के ठीक 25 दिन के बाद आखिरकार इजराइल ने बदला ले लिया है। इजराइल ने ईरान के कई शहरों में रॉकेट और बम बरसाए। इजराइल के 100 जंगी जहाज, फाइटर प्लेन्स ईरान के एयर स्पेस में घुसकर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। इस महीने की पहली तारीख आपको याद होगी जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए थे।
कुछ ही मिनटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थी और इसके बाद इजराइल ने भी ये कसम खा ली थी कि वो तेहरान को इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन इसके लिए उसने 25 दिन के लिए, हालांकि 25 दिन तो उसने लिए, लेकिन इस दौरान उसकी ओर से कई बयान भी आए। इजराइल ने इस हमले में देरी क्यों की? इस हमले में खास तौर से इजराइल ने ईरान के 10 ठिकानों को निशाना बनाया। विस्फोटों की आवाज ईरान की राजधानी तेहरान तक इसके धमाके सुनाई दिए और इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में, हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। ये जंग कहां तक जाएगी, आइए इसी पर देखते हैं हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। ईरान पर इजराइल का प्रहार, बदले की आग बनी हथियार, बदले की धड़क से उठा बवाल, मिडिल ईस्ट में फिर भड़ी आग, इजराइल का ईरान पर वार, बदले की जंग में उठे सवाल। क्या मिडिल ईस्ट से होगी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत? मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी जारी है। हाल ही में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। इसका बदला अब इजराइल ने ले लिया है। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है और आज सुबह तड़के करीब 25 दिन बाद ईरान की राजधानी तेहरान और पास के शहरों में बमबारी की है। इजराइल के निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी रहे। इन हमलों ने दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच ऐसे समय में पूर्ण युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है जब पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित चरमपंथी समूह गाजा में, हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के पहले से ही इजराइल के साथ जंग जारी है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ईरान पर हमला उनकी तरफ से ही किया गया है। आईडीएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार ईरान की ओर से महीनों तक लगातार किए गए हमलों के जवाब में ये एक्शन लिया गया है। इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट के हालात अब और बदतर होने के आसार हैं। आईडीएल प्रवक्ता एडमिरल डेनियर हगारी का बयान सामने आया। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, forwarding immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel and the people of Israel. आपको बता दें कि अमेरिका को भी इस हमले की जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन इजराइल की ओर से लिए गए एक एक्शन और स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं। इसे लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली और कहा कि बदले का सिलसिला अब खत्म हो गया है। इजराइल के जवाबी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को दोबारा हमला न करने की धमकी दी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के बीच इस महीने की शुरुआत में यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइलें दागकर हमला किया और साथ ही ईरान ने दावा किया था कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेगा। वहीं इजराइल की ओर से कहा गया कि समय आने पर इस हमले का जवाब दिया जाएगा और लगता है अब इजराइल का एक्शन मोड फिर से ऑन हो गया है और अपने ऊपर हुए हमलों को जवाब इजराइल ने देना शुरू कर दिया। इजराइल ने अप्रैल के महीने में भी इजराइल पर मिसाइलें दागी थी और उस वक्त ईरान ने इजराइल पर 100 बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलें दागी थी। यानी इस बार ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है वो पीछे हमले से ज्यादा जोरदार था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो इजराइल ने यह बता दिया है कि वो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, क्योंकि इजराइल राष्ट्रवाद को जीता है, राष्ट्रवाद पर ही मरता है। और यही वजह है कि इजराइल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। अब बात क्योंकि राष्ट्रवाद की हो रही है, तो हमारे देश में किस तरीके से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। हम बात करने वाले हैं हिंदू भावना पर होते जिहादी हमलों की, जिन हमलों के तहत कभी जिहादी हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं और जब कोई पर्व त्योहार नहीं होता तो जबरन मंदिरों में घुसकर नमाज पढ़ी जाती है। अब ताजा मामला आया है मध्य प्रदेश के शाजापुर से, जहां भगवान राम के मंदिर में 3 मुस्लिम भाइयों द्वारा जबरन नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। आरोपितों के नाम रुस्तम, अकबर और बाबू खान हैं, जो आपस में सगे भाई हैं, जिनकी उम्र 65 से 85 वर्ष के बीच की है। पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया, हालांकि बाद में नोटिस देकर छोड़ भी दिया। यह घटना बीते शनिवार 26 अक्टूबर 2024 की है। स्थानीय हिंदू समुदाय ने इस कुकृत्य को अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह घटना शाजापुर के सलसलाई थाना क्षेत्र के गांव किलोदा में हुई, जहां भगवान राम का मंदिर है। क्षेत्रीय हिंदुओं के लिए ये मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र है। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा की माने तो शाम करीब 5:45 पर 85 वर्षीय अकबर, 65 वर्षीय रुस्तम और 70 वर्षीय बाबू खान मंदिर आए थे। पुजारी ने बताया कि तीनों ने मंदिर में रखे मटके के पानी से पहले हाथ पैर धोए और फिर मंदिर परिसर में बैठकर ही नमाज पढ़ने लगे। पुजारी के विरोध के बावजूद तीनों जिहादियों ने 20 मिनट तक मंदिर परिसर के अंदर ठहरकर वहां नमाज पढ़ी और फिर चले गए। लेकिन ये मंदिर में नमाज की कोई पहली घटना नहीं है। साल 2022 में भी नंदी महादेव मंदिर मथुरा में और केदारनाथ मंदिर परिसर में भी, साल 2021 में जोधपुर मंदिर राजस्थान और वृंदावन मंदिर मथुरा के साथ साथ साल 2019 में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर वाराणसी में भी ऐसे जिहादी कुकृत्यों को अंजाम दिया जा चुका है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है तो मंदिर में नमाज आखिर क्यों पढ़ी गई? काफिरों के धार्मिक स्थल से क्या अल्लाह कबूल करेगा दुआ? ये बड़ा सवाल है। और क्या धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए की गई ये जिहादी हरकत, जब मंदिर तोड़कर बने मस्जिद तो मंदिर में नमाज क्यों? आखिर हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बहराइच में मजहबी झंडा उतारने पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई तो मंदिर में नमाज पढ़ने पर जिहादियों को आखिर क्या सजा दी जानी चाहिए? तो सवाल बड़े हैं कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? आखिर ये उन्मादी जिहादी क्या चाहते हैं? ये सांप्रदायिक सौहार्द की जो बातें करने वाले लोग होते हैं, जिन्हें ये दिखता है कि राम गोपाल मिश्रा ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और उसे गोली मार दी गई, तो ये 3 कौन है? ये अकबर, रुस्तम, ये सब कौन है? ये जो किया गया है वो कई सवाल खड़े करता है। और इन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो घुसपैठिए हैं जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। और इसीलिए जरूरी है कि अब इन घुसपैठियों को भारत से खदेड़ा जाए। शुरुआत महाराष्ट्र से जनता ने कर दी है। जनता एनआरसी के माध्यम से लगातार महाराष्ट्र को घुसपैठ मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा गया है और इस प्रयास
प्रयास में कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं और समर्थन भी धीरे धीरे साथ आ रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में खासतौर से कालीचरण महाराज जी पहुंचे हुए थे और उन्होंने जनता एनआरसी को लेकर, महाराष्ट्र में घुसपैठ को रोकने को लेकर, घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र को लेकर अपने मन की बात साझा की और उनसे बात की हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने। संभाजी नगर की पुण्य भूमि पर काली पुत्र कालीचरण महाराज जी का आगमन हुआ है। छत्रपति संभाजी नगर विमानतल पर यहाँ पर पहुँचे, लेकिन सबसे पहले मैं पूछता हूँ महाराज जी, आप जिस छत्रपति संभाजी नगर में अभी पधारे विमान में, इस विमानतल पर औरंगजेब दरिंदे का कलंक अभी भी लगा हुआ, नहीं मिटा होना चाहिए। जैसे ही हिंदू सड़ा हुआ जातिवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद छोड़ते हुए वोटर बैंक बन जाएगा और हिंदू हित के लिए वोट करना शुरू करेगा और उन्हीं पार्टियों को चुन के देगा जो हिंदू हित का कार्य कर रही है, और ऐसे कट्टर हिंदू राजाओं को चुन के देगा जो निरंतर धर्म कार्य में रत है, तो निस्संशय वोटर बैंक के सामने झुकने वाले राजा लोग ये भी कार्य जल्दी ही कर देंगे जो कलंक लगे हुए हैं शहरों के नाम पर, गाँवों के नाम पर, एयरपोर्ट के नाम पर या अन्य जगह के नाम पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव में कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आप छत्रपति संभाजी नगर में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, वही कहूँगा, सड़े हुए जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद में जितना बटोगे, निस्संशय आने वाले समय में मुसलमानी साम्राज्य आएगा और हिंदू काट दिया जाएगा। डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के जी के नेतृत्व में सिविल ऑफ सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र में अभियान चलाया जा रहा है, घुसपैठ मुक्त महाराष्ट्र, जनता एनआरसी। अगर सरकार एनआरसी नहीं लाती है तो हम जनता एनआरसी लाएंगे। एक यात्रा हो गई है पश्चिम महाराष्ट्र में सुरेश जी के नेतृत्व में और पूरे महाराष्ट्र में यात्रा कर रहे हैं आगे की। इसको सपोर्ट है मेरा, सुरेश चौहान के जी के सभी कार्यों को मेरा पूरा सपोर्ट है और निरंतर उनके मार्गदर्शन में सभी हिंदू धर्म साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदवी साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। वो जानकारियाँ जो दे रहे हैं देश के कोने कोने से निकाल कर, वो महान कार्य वो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं हिंदुओं को जगाने का और सत्य परिस्थिति हिंदुओं को बताने का। भारतीय मुसलमानों को भी सुरेश जी ने आह्वान किया है कि आप भी इस यज्ञ में आहुति दें। हम भारत के मुसलमानों के लिए ये आप मुद्दा नहीं उठा रहे, हम बाहर से आए घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी के लिए ये मुद्दा है। भारत के मुसलमान दुनिया के सभी मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं और महामूर्ख हिंदू लोग बाजू के प्रांत वाले को अपना भाई नहीं मानते। हमें परप्रांतीय नहीं चाहिए, हमें परप्रांतीय नहीं चाहिए, ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें करने वाला हिंदू जितने जल्दी जाग जाए उतने जल्दी वो पूरे विश्व के हिंदुओं को अपना भाई मानना चालू करेगा। जहाँ पर भी हिंदू हैं पूरे विश्व में वो अपने भाई हैं, अपने हैं। भारतीय मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने का कभी समर्थन नहीं कर सकते। मुसलमानों की निष्ठा कुरान के प्रति है, भारत माता के प्रति नहीं है। ये हिंदुओं को जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में चल रहे इस जनता एनआरसी अभियान को समर्थन देते हुए कालीपुत्र कालीचरण महाराज नजर आए हैं और देश की जनता से भी अपील है कि महाराष्ट्र से तो बस अभी शुरुआत हुई है, जब ये आगाज है तो अंजाम बड़ा होना चाहिए। भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाने का संकल्प, अगर सरकार एनआरसी जल्द नहीं लाती है तो जनता एनआरसी का हिस्सा बनिए और अपने देश को, भारत को घुसपैठिया मुक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकल्प लीजिए। बात महाराष्ट्र हो रही है तो महाराष्ट्र में इन दिनों चुनावी माहौल पूरी तरह से तपिश वहां पर चुनावी माहौल की नजर आ रही है। चुनावी संग्राम की ओर बढ़ चुका है महाराष्ट्र और इसी बीच महाराष्ट्र में एमबीए की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण कोई और नहीं बल्कि कारण उनके खुद के अपने ही लोग हैं। एमबीए में सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त अखिलेश यादव पैदा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एमबीए को सीट शेयरिंग पर अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि उन्होंने 5 सीटों की मांग की है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे जहां उनके कार्यकर्ता होंगे और जहां उनके प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने खुद के ही गठबंधन को, एमबीए को ही, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश कर दी है और क्या कुछ सीधे तौर पर अल्टीमेटम में कहा गया है। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, जहां संगठन होगा
और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। क्या 25 सीटों पर फैसला होगा? नहीं, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव का स्टैंड क्लियर है, 5 नहीं तो फिर अगली परिस्थिति ये होगी कि अलग से उतारेंगे और चुनौती पेश करेंगे। अब अखिलेश यादव ने एमबीए के नेताओं को टारगेट करते हुए साफ साफ कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती और वो त्याग करने वाले नहीं है, यानी वो एमबीए से अलग होने से भी कोई गुरेज नहीं करेंगे अगर उनकी मन मुताबिक सीट्स नहीं मिलती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एमबीए में सपा को इग्नोर क्यों किया गया है। दरअसल इसके पीछे भी कुछ वजह है। महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने एमबीए से 5 सीटों की मांग की थी। मांग पूरी ना होने पर 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का अल्टीमेटम भी दिया था। अब सपा ने जो 5 सीटें मांगी हैं, उन सीटों पर कांग्रेस शिवसेना ने 3 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। आपको हम बता भी रहे हैं वो 5 सीटें कौन थी जिनकी डिमांड सपा लगातार कर रही थी, और उसके बदले उसने एमबीए को अल्टीमेटम क्या दिया, कैसे दिया, आपने प्रतिक्रिया में ही देख लिया। पहले वो 5 सीटें जरा देख लीजिए, समझ लीजिए। वो 5 सीटें जिन्हें समाजवादी पार्टी चाहती है, उसमें खास तौर से धुले सिटी, भिवंडी पूर्व की सीट है, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल की सीट है। ये वो सीटें हैं जिस पर समाजवादी पार्टी की नजरें थी, लेकिन एमबीए में इस पर बात नहीं बन रही है। अबू आजमी खुद मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक हैं और वो इसे भी चाहते थे। भिवंडी पूर्व से सपा के रईस शेख विधायक हैं। शिवसेना यूबीटी ने धुले सिटी से अनिल गोटे को उतारा है, और वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को मौका दिया। भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम चोरगे को उतारा गया है। तो ये वो सीटें थी जिसका जिक्र समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि ये 5 सीटें तो उन्हें हर हाल में चाहिए। अब इन 5 सीटों पर विवाद है और एमबीए टूट जाएगा या अखिलेश यादव त्याग करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीटों की इस खींचतान ने एमबीए के अंदर की अंतरकलह और इस अंतरकलह से पड़ने वाले प्रभावों की तस्वीरों को अभी से ही उजागर करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो महाराष्ट्र को घुसपैठिया मुक्त करने के लिए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी जनता एनआरसी के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा इस देश में बस चुके घुसपैठिए हैं। उनको अब इस देश से बाहर जाना ही होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि घुसपैठिया मुक्त भारत बनाना ही उनका संकल्प है, और यही वजह रही कि आज बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की जब मौजूदगी थी तो उन्होंने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को यह अल्टीमेटम दिया कि अब यह संकल्प ले लिया गया है कि बंगाल को घुसपैठिया मुक्त करना है, क्योंकि बंगाल से ही जो घुसपैठी घुसते हैं उन्होंने पूरे देश में फैलकर देश की डेमोग्राफी को बदल दिया है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने स्पष्ट रूप से लोगों से अभी से ही अपील कर दी कि अगर 2026 में भारतीय जनता पार्टी को जनता सरकार में लाती है बंगाल में, तो घुसपैठियों को रोककर ही दम लिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर यह शाह संदेश ये निकला तो बंगाल से, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र और झारखंड तक भी पहुंच रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड भी इस वक्त डेमोग्राफी बदल रही डेमोग्राफी की चुनौती से जूझ रही है। यहां पर भी घुसपैठियों का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। ये कितना बड़ी चुनौती है और किस तरह से एनआरसी को लेकर भारत सरकार प्रतिबद्ध है, उसे लागू कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। आइए ये सब कुछ जानते समझते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5 से 6 हजार लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव
बहुत बड़ा योगदान करेगा। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, मगर सरकार में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका वोट बैंक है। हिमंता ने साफ ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार आते ही झारखंड को घुसपैठ मुक्त बनाया जाएगा और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भगाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साफ कर दिया कि झारखंड में एनआरसी लागू करके रहेंगे। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है? ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। देशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज्यादा थी, घट के 28% रह गई। बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार उनको घुसवा रही है, उनके आधार कार्ड बनवा रही है, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रही है। इसलिए रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। यह हमारा संकल्प। जहां एक तरफ देश हित की सोच रखने वाली भाजपा भारत को घुसपैठ मुक्त करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन न्यूज भी लगातार लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी लगातार जनता एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है, गूंज बंगाल और झारखंड तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य भारत को समृद्ध और सशक्त बनाना है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का इन घुसपैठियों को भारत में शरण देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब उन जयचंदों को ढूंढना भी जरूरी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है जो इन घुसपैठियों, इन जिहादियों को संकल्प पर प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की का ये मुहिम, उनका ये अभियान महाराष्ट्र में केवल नहीं है, महाराष्ट्र के लिए केवल नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए है। और अलग अगर एक जगह से जलती है तो तपिश पूरे देश में फैलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र तभी बनता है जब राष्ट्रवादी एकजुट होकर ऐसी किसी भी परिस्थिति के लिए, जो देश विरोधी परिस्थिति हो, जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हों, जो घुसपैठियों हों, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, क्योंकि बात हमारे देश की है। और जब हम हमारे की बात करते हैं तो हम स्वदेशी को कैसे भूल सकते हैं। दीपावली का पर्व आने वाला है और इसलिए
एक याद आपको फिर से दिलाना चाहते हैं, एक और अभियान जिसको हम बीते कई वर्षों से, दशकों से इसे चला रहे हैं कि अगर दीपावली मनानी है तो सही मायने में स्वदेशी दिवाली मनाइए। और इसीलिए इस बार भी ये संकल्प लीजिए कि दियों के इस पर्व को जरूर मनाएंगे, लेकिन अपने तरीके से हम हमारे लोगों के साथ स्वदेशी दिवाली मनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इस अपील के साथ आपको जनमत में आज छोड़कर जाते हैं।